नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर फिरोज़ खान आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी इस खास परिचर्चा में। दोस्तों, आज की इस हमारी खास परिचर्चा में हम बात करेंगे कृषि की, हम बात करेंगे कृषि साधनों की, हम बात करेंगे कृषि संसाधनों की। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन लगभग आज भी हम कहें तो हर प्रदेश से, हर राज्य से इस तरह की खबरें आती हैं कि किसान परेशान हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषकों के पास, किसानों के पास संसाधन क्यों नहीं है? क्या तकनीक की कमी है या कुछ और कारण है? जब इस तरह के सवालात मन में आते हैं तो जहन में, मस्तिष्क में एक नाम गूंजता है। यूँ कहूँ कि एक शख्सियत का नाम गूंजता है, डॉक्टर महेंद्र मधु। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें कृषि पत्रकारिता के पितामह, फार्मर साइंटिस्ट परिवार के प्रणेता और लगभग 5 दशकों से कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर महेंद्र मधु जी हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी इस खास परिचर्चा का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी। जब भी हम कृषि की बात करते हैं, कृषि संसाधनों की बात करते हैं, किसानों की समस्याओं की बात करते हैं, महेंद्र मधु जी का नाम सबसे पहले आता है। यह हमारा सौभाग्य कि आज इस परिचर्चा में आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कृषि के प्रति लगाव और किसानों के प्रति आपका लगाव, कृषि संसाधनों के प्रति कार्य करने की चेष्टा, वो ज़ील, वो जोश, वो जुनून कब आप में जन्मा? अगर मैं अपने 6 दशकों से अधिक के सफ़र को देखता हूँ जी, तो मुझे लगता है कि जो कार्य मैंने किए, मेरे पिताजी राजस्थान विधानसभा में उच्च अधिकारी थे। बरसों तक पुराने विधानसभा भवन में हम रहे। मेरी माँ थी, उसने संस्कार दिए और एक ही दिया, बेटा आखिरी सांस तक मिनकपन रखना है, झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करनी। बिल्कुल। मेरे चाचा जी अजमेर में लहर पत्रिका निकालते थे, प्रकाश जैन जी साहित्यिक पत्रिका पूरी देश में जानी जाती थी। उनसे मेरे को संस्कार मिले। जी। इन्हीं संस्कारों का परिणाम है कि लेखन, पत्रकारिता और आज किसानों के लिए जो कार्य कर रहा हूँ। जब लोग पीएचडी के बारे में शायद कम सोचते हों या बहुत कम डॉक्टरेट की उपाधि लेते हों, उस वक्त आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की और किसानों के प्रति, कृषि के प्रति अपना मुंह लोगों के सामने बयां किया। शुरुआत में जब आपने कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और किसानों की समस्याओं के बारे में, उनके निवारण के बारे में उनको एक मंच देने की कोशिश की, उस वक्त आपके जहन में क्या आया कि कितनी परेशानियां हैं और लोगों को क्या, किस तरह से आप ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं? 12 साल का था 1959 में। जी आकाशवाणी जयपुर में पहला सजीव कार्यक्रम दिया, बच्चों के कार्यक्रम जी में। उस समय जो राज्य स्तरीय समाचार पत्र थे उनमें मैं लिखता रहता था और दिमाग में था कुछ अच्छा करना जी। है। कई बार होता था कि हिंदी में काम होना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए। पिताजी कहते भाई थोड़ा अंग्रेजी में हो, वो चलता रहता था। जी। वो समय जब दौर चलता रहा, उसके बाद जब मैं महाराजा कॉलेज में आया जी और महाराजा कॉलेज में सेकेंड ईयर टीडीसी में था, तब लक्ष्मीधर मालवीय और अन्य लोग मिले जी। और मैंने पत्रकारिता की तरफ मेरी रुचि बढ़ने लगी। जी उस समय मैं पहले साल, मुझे याद है 66 में जी मैं महाराजा कॉलेज पत्रिका का संपादक रहा। 67 में मैं राजस्थान कॉलेज पत्रिका का संपादक रहा जी। और उसके ही अगले साल विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की पत्रिका का संपादक रहा। लगातार 3 साल 3 तक साल तक छात्र लगा। संपादक में रहा। मेरे ख्याल से ऐसा कम ही होता है जो जी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये सब करते हुए मन में एक स्पष्ट था कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, हम नकारात्मक बात करते, कुछ सकारात्मक बात करें। जब 69 में एमए कर लिया, तब एमए के टाइम में मेरे दिमाग में आया कि पत्रकारिता ही सबसे बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से कर सकते हैं। जी एमए उत्तरार्ध में मैंने जयपुर की पत्र पत्रिकाओं का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान, ये लघु प्रबंध लिखा। डॉक्टर सोमनाथ गुप्ता थे उसमें, पारसी रंगमंच के माने हुए व्यक्ति हैं जी। और उनके अंतर्गत किया। इसके बाद हमारे विभागाध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर जीएस सत्येंद्र जी प्रेस साहित्य के चक्रवर्ती कहलाते हैं। उनके अंतर्गत मैंने राजस्थान की साहित्यिक पत्रिकाओं पर पीएचडी की। जनवरी 73 में जब पीएचडी मिली
तो आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे मन में लगा यार अपन ने साहित्यिक पत्रिकाओं पे तो किया है, पर दुनिया में तो लोगों का ऐसा शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, इन चीजों का क्या अर्थ है। मैंने उस पुस्तक को छपाया नहीं, अच्छा, ये थी को। तब मेरे मन में आया कुछ बाहर जाए। तब मैंने कहा कि किसानों के जुड़ने के लिए क्या करें। मैं रोहतक की ओर रवाना हुआ। रोहतक की ओर रवाना होकर मैंने स्वामी अग्निवेश और स्वामी इंद्रवेश के साथ 1 साल तक हरियाणा में काम किया। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद स्वामी जी अध्यक्ष बने। तभी था कि भाई पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, बोले कुलपति बन जाए, ये बन जाए। मुझे लगा नहीं कि जातिवाद है, बेकार है। मैं फरीदाबाद की तरफ बढ़ा। फरीदाबाद में मजदूर बस्तियों में काम किया तो मुझे लगने लगा कि यहाँ भी लोग बात दोगला चेहरा है, मन जचा नहीं। तो मैंने कहा कि और आगे बढ़े। तो मैं कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा, मैंने देखा कि लोग उग्रता से परिवर्तन करना चाहते हैं। वहां भी मैंने देखा कि जब किसानों के लिए बात होती है तो दोगला चेहरा है, तो कहीं कुछ भी नहीं जचा। तो मैं लौट आया वापस दिल्ली, और दिल्ली में आने के बाद मैंने अर्थसत्ता पत्रिका निकाली। उस समय भी था किसानों के लिए क्या कुछ करें। जब ये दौर चल रहा था उस समय आपातकाल आ गया, और आपातकाल में परिस्थिति ऐसी हो गई कि मुझे जयपुर लौटना पड़ा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में। यहाँ पर मैंने 76 से लेकर 2005 तक कार्य किया। मेरे ख्याल से किसानों से जुड़ने में ये बड़ी भूमिका रही। जब मैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड में था तब मुझे लगता था कि किसानों के लिए जो बातें की जा रही है और व्यवहार में जो चीज़ें हो रही है उसमें बड़ा अंतर है। तब हमने एक कृषक संवाद कार्यक्रम चालू किया, और मैं कहा करता था किसानों से, एक समय ऐसा आएगा जब कोई आपको समझाने भी नहीं आएगा, इकट्ठे हो, मुकाबला करो। आपने दूरदर्शन में कार्य किया, आपने रेडियो में काम किया। जब आप किसानों से जुड़ते थे इन कार्यक्रमों के जरिए, जब आप किसानों से जुड़ते थे, तो क्या आप उनको ऐसा लगता था कि कोई जमीनी स्तर से महेंद्र मधु नाम का एक व्यक्ति हमारी परेशानियों को शायद आगे पहुंचा पाएगा या हमें वो मंच दिला पाएगा? तो शुरुआती दिनों में जब आपने किसानों के लिए कार्य करना शुरू करा, कृषि दर्शन के जरिए काम किया, आकाशवाणी के जरिए काम किया, पत्र पत्रिकाओं के जरिए काम किया, तो किसानों के मन में क्या भाव थे? क्योंकि उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी सारी परेशानियां लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए और उन अधिकारियों तक पहुंचाए जो शायद उसका निवारण कर सके। 1987 में 6 जुलाई को जयपुर में कार्यक्रम आया दूरदर्शन का। उसके पहले 1980 से मंडिया से कार्यक्रम रिकॉर्ड होते थे, और 3 राज्यों के लिए होते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के लिए। और इन कार्यक्रमों में भाग लेते भी मुझे लगता था कि किसान थका हुआ था, बेचारा था। गांव में जब हम रिकॉर्ड करने जाते थे तो एक महिला सरपंच का शब्द मुझे याद है, हमने कहा भाई आपके पति देव को बाहर भेज दें और हम आपका रिकॉर्ड कर लें। तो बोले पति देव के जाने से क्या होगा, ऐसी पिटाई करेंगे हमारी महिला एंकर को कि तू सर पिटाई भूल जाएगी, पिटाई कैसे होती है। ये दिन चलते रहे। तब हमने अपर्णा वैश्य जयपुर दूरदर्शन में निदेशक बनी। उस समय हमने 7:15 बजे एक प्रोग्राम चालू किया जो राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से, और उसमें हम किसानों के सवाल, कृषक संवाद करते थे सैकड़ों लोगों में, अधिकारियों के जवाब लेते थे। वो बड़ा लोकप्रिय हुआ कार्यक्रम। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, पर मैंने एक चीज का दिमाग में हमेशा रखा कि जहां आप नौकरी करते हो उसके बाद बड़ी विस्तृत दुनिया है। मेरे संपर्क, जब मैं कृषि विपणन बोर्ड में रहा, राजस्थान से अधिक देश के संपूर्ण भूभाग से रहे और लोगों से रहे। और उन दिनों में दूरदर्शन के अलावा 1987-88 करीब शंकरलाल गुरु हैं, प्रधानमंत्री भी चर्चा करते गुरु कमेटी की। उस गुरु कमेटी में मैं सदस्य रहा, और 92 में प्रधानमंत्री ने एक उच्चाधिकार समिति बनाई कृषि विपणन पर। उस उच्चाधिकार समिति में विशेष आमंत्रित के रूप में मुझे सारे देश में घूमने का मिला और उसकी रिपोर्ट दी गई। और उसके बाद एक और कमेटी भारत सरकार ने बनाई जिसका नियाम जयपुर में कार्यालय था कृषि विपणन पे, और उसकी कई सिफारिशें लागू की गई। पर मैंने सारे देश में जो देखा वो ये देखा, जो हम ढोल पीटते हैं कि किसान का लाभ हो रहा है, पर वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। परंतु अगर थोड़ी भी सावधानियां बरतें, नकारात्मकता को छोड़ दें और हम ये सोचें कि परिवार के रूप में किसान को देखा जाए, तो बिना सरकारी सहायता के भी किसान बहुत कुछ कर सकता है। और इन्हीं सब का परिणाम हुआ कि जब 2005 में राज्य कृषि विपणन बोर्ड से कार्यमुक्त हुआ, तो मैंने निर्णय लिया कि क्या करें।
उस समय सीटा नाम की एक संस्था थी जी जी। जो पुणे में थी, और उस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सैयद पवार साहब ने उस संस्था को बनाया था। जी, जी। उन्होंने 3 भाषाओं में एक पत्रिका चालू की, शरद कृषि, और हिंदी संस्करण का मैं संपादक रहा। और तब मैंने एक एक करके लोगों को ढूंढना चालू किया। मैंने जब पहली कहानी छापी गुरमेल सिंह दोषी की, जो गंगानगर के हैं, बिल्कुल। तो गुरमेल सिंह दोषी की कहानी छापने पे शरद पवार साहब ने कहा, मधुप जी एक काम किया करो, इनका पता भी छापा करो, ईमेल भी छापा करो। और उस समय स्थिति यह थी कि किसानों का समाचार ही कोई प्रकाशित नहीं करता था, तो ये लगातार जब दौड़ दौरा किया, तो कई बार वो कहा करते थे आईसीआर को भी ऐसे लोगों का पता नहीं है कि ये लोग हैं। पर यह धारा निरंतर चलती रही, और आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे मेरे कार्यों का बहुत समर्थन मिला। 2005 में राज्य कृषि विपणन बोर्ड छूटा। 2005 में मुझे देश का बड़ा पुरस्कार जो है आत्माराम पुरस्कार, HRD मिनिस्टर का 1 लाख रुपए राष्ट्रपति जी ने मुझे दिया, और वो पुरस्कार की 1 लाख रुपए राशि मिली। और मुझे राष्ट्रपति जी ने पूछा, मधुप जी क्या करोगे? तो मैंने कहा कि साहब इस राशि का उपयोग मैं किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए करूँगा। अगर हम आपकी बात करें, किसानों को फायदा किस तरह हुआ, और आपकी तकनीक या आपके जो पत्राचार हैं, आपकी जो संसाधनों पर आपने बात की, कुछ ऐसे किसान जिनको आपके इन कार्यों का बहुत भला हुआ हो, जो आपकी इस कार्य प्रणाली से, आपके इस तरह के एक वातावरण देने से जिनका कुछ भला हुआ हो, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा हो आपके कार्यों से, उनके बारे में सर एक बार जिक्र करें। किसान वैज्ञानिक जी, या खेतों के वैज्ञानिक, ये नाम मेरे द्वारा दिए गए जी। और मैंने जो बताया कि 2005 में जब मैं राज्य से कृषि विपणन बोर्ड से अलग हुआ जी, और 16 तक मैंने शरद कृषि में रहा, 2016 में मैंने सोचा कि अब न कोई नौकरी न पैसा कमाना, सिर्फ किसानों के लिए काम करना। बिल्कुल। उस समय हमने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बनाया। जी। कुछ लोग इकट्ठे हो चुके थे और कुछ लोग बाद में धीरे धीरे इकट्ठे होते गए। हमारे मन में ये भावना थी कि मैं कृषि नहीं पढ़ी, कृषि में अनपढ़ हूँ, अनुभव तो हो सकता है। तो मैंने कहा कि जिन लोगों को 150 लोग जानते हैं, पड़ोसी भी नहीं जानता, उनकी पहचान दुनिया भर में 4-5 लाख लोगों तक पहुंच जाए, एक जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो ये जब धारा चालू की तो एक एक करके लोग मिलने लगे। जुगाड़ खेती से हम आधुनिक यंत्रों की खेती तक क्यों नहीं पहुंच पाए, या अगर हम पहुंचे हैं तो उनमें कितनी कमी रह गई? आप इतने किसानों से मिले हैं, किसान रात दिन मेहनत करता है, रात दिन प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, फिर भी वो जुगाड़ खेती से आधुनिक खेती की तरफ संपूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाया। अब उसका कारण क्या रहा? मैंने भी समस्या मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। पर जब मैं यूके की यात्रा पे गया, स्विट्जरलैंड गया, मैं थाईलैंड गया, और इन देशों में मैंने देखा जो व्यक्ति कृषि उत्पादन करता है वही व्यक्ति प्रोसेसिंग करता है। अच्छा। और वही व्यक्ति मार्केटिंग करता है। भारत में आपने देखा होगा कि खेती में उत्पादन तक किसान सीमित है। बिल्कुल। बड़े किसानों की बात तो अपन छोड़ दें, तो उत्पादित माल मिलता है 30 रुपए में आपको, प्रोसेस होके मार्केटिंग होके वो माल मिलता है 130 रुपए में। सरकार तो कहती है कि भाई राज्य के संस्थानों को खूब पैसा खर्च करती है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि किसान की आय दुगनी, मैं कहता हूं कि थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो किसान की आय तो 4 गुनी हो सकती है। कैसे हो सकती है? मीठालाल मेहता हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव थे। मैंने एक दिन पूछा उनसे कि साहब किसान आत्महत्या क्यों करता है, और वो उन विकसित राज्यों में करता है जहाँ कहते हैं खेती बहुत उच्च रूप से डिग। वो बोले मधुप जी, आधुनिक उपकरणों से जो खेती करते हैं वो आत्महत्याएं सबसे ज्यादा होती है। आप आश्चर्य करेंगे। अच्छा। मैंने पूछा कैसे होती है? वो बोले कि मान लीजिए आपकी 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन में आपने बीज लगाया, खाद लगाया, आपको कीड़े पड़ गए या बरसात हो गई तो आपको कुछ 1000 रुपए का नुकसान हुआ। आपने आधुनिक उपकरण खरीद लिए, ट्रैक्टर खरीद लिए, लाखों रुपए के उधार हो गए, आपको हजारों रुपए की किस्त हर महीने चुकानी है।
मान लो फसल तो उनकी भी वैसे ही नष्ट हो जाती है, फसल नष्ट होने के बाद जो चुकारा करना पड़ता है उसमें उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी। तब मैंने कहा कि क्या कुछ करें। एक तो होती है नकारात्मक सोच, एक होती है सकारात्मक सोच। जी। मेरे माँ बाप ने मुझे सकारात्मक सोच सुनाई, तो मैंने कहा कि इसका एक विकल्प तो हो सकता है। तो मैंने एक कृषि मॉडल के लिए सोचा जिसमें परंपरा भी हो और आधुनिकता भी हो। अर्थात ये किसान कृषि उत्पादन करे, सरकार सहयोग देती है, सहायता देती है। अनुरोध भी किया मैंने मीडिया के माध्यम से कि साहब जो आप ट्रेनिंग देते हो वो बुजुर्ग किसानों को मत दो। अच्छा। उनके बच्चों को गांव में आप ट्रेनिंग दो। बच्चे जब ट्रेनिंग लेंगे तो माँ बाप को बताएंगे कि पापा मम्मी आप जो खेती में ये चीजें करो बहुत फायदा होगा। बीज में ला रहा हूँ, खाद में ला रहा हूँ, ये 20,000 का उपकरण हो गया, 50,000 का ये, और ये तो अपन खुद ही कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, माँ बाप को पैदा होगा कि हम बेचारे नहीं है, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। बिल्कुल। फिर वो ये कह सकता है पापा मैं बाजार में गए खाली समय में आप ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाओ ना, बेचना हमारे ऊपर छोड़ दो। तो ये तो उत्पादन। अब आई प्रोसेसिंग। लोग कहते हैं साहब प्रोसेसिंग पे तो लाखों रुपए की मशीनें लगती हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा जी। आपको याद होगा कि 1982 में जब रंगीन टीवी आया तो श्रीमती गांधी थी, हरित क्रांति के लिए उस समय भी सोचा गया कि वे रंगीन टीवी के माध्यम से खेतीबाड़ी में अच्छा काम करेंगे। तो पंचायतों को ये रंगीन टीवी दिए गए। मैंने कहा अगर पंचायतों में प्रोसेसिंग मशीन लगा दी जाए, जिस गांव में टमाटर हुआ आपने टमाटर का जूस बना लिया, जिस जगह आलू हुआ आलू के चिप्स बना लिए, आपने सरसों है तो सरसों का तेल निकाल लिया, गेहूं। और ये सस्ती मशीनें CFTRI मैसूर जो है उसने बनाई है। तो मैंने कहा अगर ये मशीनें किसानों को दे दी जाए और ये सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को नहीं दी जाए, पंचायतों को नहीं दी जाए, कहा जाए गाँवों का आप एक ग्रुप बना लो, वो जो ग्रुप है जो उन मशीनों का रख रखाव करें, उनको ट्रेनिंग दो, उससे प्रोसेसिंग करें। वो बच्चे जब प्रोसेसिंग कर लेंगे और ये कर लेंगे तो अब कहेंगे साहब बाजार तो हमने इतनी बड़ी बड़ी मंडियां बना दी तो भी है जो किसान का भला नहीं हुआ, तो क्या हो। तो इसका दूसरा विकल्प ये, बच्चे तो जब पढ़ लिख जाते हैं, एक कमरे में रहते हैं, मकान लेना मुश्किल है, सड़कों पे सोते हैं। अगर आप पास के कस्बे में गए और आपने जाकर कहा साहब सरसों का तेल का 100 ग्राम सरसों का तेल मुफ्त में आप रखो। अच्छा। और इसके बाद 15 दिन बाद गए और आपने कहा साहब ये जो सरसों का तेल है इसकी एक शीशी आप हमसे ले लो, आप यूज करने के बाद देना। अब आप हिसाब लगाइए, कोई चीज 200 रुपए किलो बिकती है, वो 125 रुपए किलो उपभोक्ता को दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। और शुद्ध चीज दे रहा है उसको। परंतु अगर वो जो उत्पादन करता है तो भाव गिर जाते हैं, तो उस व्यक्ति को तिगनी चौगने भाव मिल रहे हैं। सरकार का दृष्टिकोण भी ये होता है कि हम खूब पैसे खर्च करें, सहायता करें। तो इनमें मेरी कई अवधारणाएं हैं। एक तो मैंने आपको उत्पादन की बात बताई, प्रोसेसिंग करें, मार्केटिंग करें, गांव के बच्चे गांव में रहें, गांव के बच्चों को ट्रेनिंग दें, गांव के बच्चों को मशीनों के बारे में सिखाएं। और जब वो बिक्री, ये जो एक तो समर्थन मूल्य जो है, इन दिनों आंदोलन भी बहुत चल रहा है कि समर्थन मूल्य में फसलें। आप आश्चर्य करेंगे कि वर्तमान प्रक्रिया का मैं घोर विरोधी हूँ, समर्थन मूल्य का। इसका मतलब ये नहीं मैं किसान विरोधी हूँ। आप ये हिसाब लगाइए, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है भारत के अलावा जहां पर आप पहले खाद्यान्न खरीदते हो, उसको लोड करते हो, लोड करने के बाद आप भंडार में ले जाते हो, भंडारण करने के बाद उसका किराया चुकाते हो। तो इसकी जगह पर एक चीज ये भी तो हो सकती थी कि भारत सरकार जो समर्थन मूल्य घोषित करती है, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उसमें एक तो किसान की मजदूरी शामिल नहीं होती और दूसरा किसान के खेत का किराया शामिल नहीं होता। चलो दोनों ही शामिल मत करो, जो मूल्य घोषित करे उससे कम पर अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, व्यक्ति नहीं कंपनी खरीदे तो उस पर उसको कानूनी अपराध घोषित कर दिया जाए और ये कहा जाए कि भाई आप इस मूल्य से ज्यादा कम पे नहीं खरीद सकते, और उस पैसे का जो मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया ऑनलाइन पेमेंट हो, भ्रष्टाचार नहीं रहे। तो एक तो आपका यह है। दूसरा क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते हैं कि किसान का जो कर्जा है वो बैंकों का कम है और कर्जा है ज्यादा है।
अर्थात ये कि जो मंडियों में, कृषि उपज मंडियों में जो आड़तीये हैं, उनसे वो पीढ़ियों से कर्जा लेता है, तो जो ही फसल पैदा हुई ये सब कानून अपने बेकार हो जाते। तो वो एक आदमी को भेजेगा, माल वहां जाएगा, जाके कहेगा भाई तू यूं कर, आराम से पिक्चर देख, ऊपर सो जा और 10,000 रुपए ले जा। समर्थन मूल्य का टाइम आएगा तो वो ये कहेगा कि भाई तू यूं कर कि जो आ जा वापस 20,000 रुपए ले जा और साइन करा देंगे। तो समर्थन मूल्य को भी एक व्यवस्था खा जाएगी। तो सरकार की धारणाएं अच्छी थी, पर अगर आज आप हिसाब लगाइए कि सरकार ने समर्थन मूल्य पे खरीद बंद कर दी, हजारों करोड़ रुपए का आपका गोदामों का किराया, फिर कहते हैं कि साहब खराब अनाज खरीद गया, सड़ गया, उसका पैसा, ट्रांसपोर्टेशन, इसी जगह सरकार समर्थन मूल्य पे खरीद को बिल्कुल बंद करके ये कानून बना के अधिकार दे दे कि भाई जो कंपनीज खरीदेगी वो कंपनीज करेगी। तो एक तो बचत ये हुई। दूसरा, बैसाखियां नहीं दें, दुनिया के किसी देश में बैसाखियां नहीं दी गई किसानों को। अब आप कर्जा देते हो, क्यों कर्जा देते हो? जिसके पास लाखों रुपया आड़ती और बैंक का है, उसको अगर आपने 20,000 रुपया कर्जा दिया तो वो इधर उधर खर्च कर देगा। बिल्कुल। इसकी जगह आप बच्चों से कहो कि भाई जब सीजन आए उस समय ओवरड्राफ्ट हम आपको देंगे जी, 10 आपके ग्रुप को, अगर आपने 2 महीने में माल बेच के चुका दिया कोई ब्याज नहीं। तो ये एक प्रणाली बदलेगी। और तो आपका आप हिसाब लगाइए। और दूसरा मैं तो कहता हूं कि सब्सिडीज के खिलाफ जाना चाहिए। बड़ा अजीब लगता है कि आप कहेंगे जब हम तो सब्सिडी बढ़ाने की बात करते हैं, आप अधिकतर चीजों पे जो सब्सिडी मिलती है उन सब्सिडी से सस्ती पे बाजार में सामान मिल रहा है जी। आप इस दुकान से लीजिए 70,000 रुपए का, वही 35,000 रुपए में मिलता है। फिर आदमी नाम का जीव जो है ना, जब अधिकारी बनता है, कुछ भी बनता है, आप ये देखेंगे अधिकतर हमने देश में जो सर्वेक्षण किया उस सर्वेक्षण में हमने पाया कि जिन चीजों पे सब्सिडी देते हैं वो लगती ही नहीं है। बिल्कुल। किसान को तो क्या 10,000 रुपए ले ले, 20,000 रुपए ले ले, दस्तखत करो, हिसाब कर ले। तो सब्सिडीज क्यों देते हो? सब्सिडीज की जगह मानवीय संवेदना दो। आप इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं और आपने अंधकार देखा है, अंधकार से रोशनी देखी है, और मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, और इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो आप स्याह समंदर से नूर निकालने वाले हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, हमें यकीन है कि अभी आप कई दशकों तक और कार्य करेंगे, किसानों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, हम जैसे लोगों को कुछ और सिखा पाएंगे। मैं आपका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर, बहुत तहे दिल से, कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों से बात की। और जाते जाते किसान भाइयों के लिए एक संदेश अगर आप देना चाहें। किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा, वे अन्नदाता हैं। अन्नदाता का मतलब ये नहीं है कि अन्नदाता तो जो कमाता है वो हो सकता है, कमाई करने वाला हो सकता है। अन्न पैदा करते हैं जी। और अन्न पैदा करते हुए उनको उतना पैसा भी नहीं मिलता जितना महानरेगा के मजदूर को मिलता है, पर उसमें सकारात्मकता तो है। पर अगर वे पॉजिटिव हो जाएं, अपने बच्चों को गांव में रोक सकें, और कृषि के जो ये मॉडल है, उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, इन तीनों से उनके परिवार जुड़ जाए, तो भले ही 2 एकड़ जमीन हो और भले ही पैसा नहीं हो, मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ कि मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार की कहानियाँ आप पढ़िए और आपको लगने लगेगा न पैसा चाहिए, न कुछ चाहिए, हिम्मत चाहिए, एकता चाहिए और परिणाम देने की शक्ति चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ किसान भारतीय किसान है, और अगर वो ये ठान ले तो आप निश्चित रूप से मानिए कि एक दिन बिना सरकारी सहायताओं के, सुविधाओं के, देश की राज सत्ता, अर्थ सत्ता पर उसका अधिकार होगा। और समाज में लोग कहेंगे किसी भी क्षेत्र में कोई निर्णय करना है तो वही अन्नदाता किसान को बुलाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस हमारी खास परिचर्चा में हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर महेंद्र मधुप, कृषि पत्रकारिता के पितामह, फार्मर साइंटिस्ट परिवार के प्रणेता। दशकों तक इन्होंने कार्य किया कृषि साधनों के लिए, कृषकों के लिए, किसानों के लिए। मुझे उम्मीद है हमारी ये परिचर्चा हमारे किसान भाइयों के साथ साथ सभी के लिए उपयोगी और कारगर साबित होगी। अगली बार डॉक्टर फिरोज खान एक नई परिचर्चा के साथ आपके सामने हाजिर होगा, एक नए अतिथि को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।